नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। पिछले एक महीने से ज्यादा समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं जिनकी पुख्ता तौर पर सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। और इस युद्ध के दौरान रूस ये दावा करता नजर आया कि यूक्रेन अपने ही लोगों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है और इल्जाम रूस पर लगाया जाएगा। इस बीच रूस ने यह भी दावा किया कि अमेरिका इस काम में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। वहीं अमेरिका, यूक्रेन समेत कुछ देश कहते नजर आ रहे हैं कि रूस यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियारों के हमले की योजना बना सकता है। इस युद्ध के बीच G7 देशों ने परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के खतरे के खिलाफ चेतावनी दी है। G7 देशों ने एक संयुक्त बयान में यह भी कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत रूस को उसके दायित्वों को याद दिलाना चाहते हैं। साथ ही हालिया दिनों में कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड को एक बायोलॉजिकल हथियार बताया जा रहा है, हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हाल के दिनों में हम देखें तो एक बार फिर रासायनिक और जैविक हथियारों के बढ़ते खतरे की तरफ लोगों का ध्यान गया है। 1997 में दुनिया के 8 देशों ने माना था कि उनके पास रासायनिक हथियार हैं। मुद्दा आपका में आज हम बात रासायनिक जैविक हथियारों के खतरों और चुनौतियों की करेंगे और आज की चर्चा में जानेंगे कि आखिर क्या होते हैं रासायनिक और जैविक हथियार, कितने घातक हो सकते हैं ये रासायनिक और जैविक हथियार, कब कब इनका इस्तेमाल हुआ है और आखिर अब क्यों चर्चा में ये लगातार बने हुए हैं। साथ ही हम आज की चर्चा में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन हथियारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधि क्या कहते हैं। और इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुधांशु गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर राजीव नैन, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेफ्टिनेंट जनरल यादव। मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं शुरुआत डॉक्टर सुधांशु गुप्ता आपके साथ करूंगी और पहले मैं समझना चाहूंगी कि आखिर जो हम बात कर रहे हैं जैविक रासायनिक हथियारों की, ये होते क्या हैं और इनकी मारक क्षमता एक तरह से कितनी हो सकती है? जहाँ तक रासायनिक हथियारों की बात है तो रासायनिक हथियार आज हमारे जो समझौता है केमिकल वेपन कन्वेंशन, उसके अंतर्गत 3 भागों में बांटे गए हैं। अनुसूची 1 जो कि बहुत खतरनाक है, अनुसूची 2 जो कि महत्वपूर्ण है बट खतरनाक भी हैं, और अनुसूची 3 जो शेड्यूल 3 के नाम से जाने जाते हैं, उनके अंदर भी खतरे की संभावना है। जो अनुसूची 1 है उसके अंदर हमारे अभी आज की स्थिति के अंदर 16 ऐसे निर्धारित केमिकल्स हैं जो कि जिनको गुणों के आधार पर या तो पूर्व में या अभी उनका स्ट्रक्चर जो है किसी टॉक्सिक केमिकल से मिलता जुलता है और उनका खतरा इतना ज़्यादा है कि अगर वो कभी यूज़ हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही शेड्यूल 2 के अंदर जो कि अभी 14 केमिकल्स हैं उसके अंदर वो उनका व्यावसायिक यूज़ है और वो काफ़ी यूज़ होते हैं। शेड्यूल 1 का जहाँ तक बात है, अनुसूची 1 की जहाँ तक बात है, उनका यूज़ बहुत कम है। शेड्यूल 3 का भी यूज़ व्यावसायिक कारणों से, क्योंकि ये डुअल यूज़ केमिकल्स हैं, इनका बहुत सारा यूज़ हमारे पेंट इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में होता है। तो इसके कारण से इनको बैन नहीं किया जा सकता और यूज़ करना होता है। लेकिन इसके साथ ही कोई भी आज की स्थिति ऐसी है कि कहीं पे भी कोई भी संस्था इसका दुरुपयोग कर सकती है और इनकी मारक क्षमता बहुत अधिक होती है। और एक सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में, आपने एक जैविक हथियारों की बात की, आज की स्थिति में ऐसा है कि केमिस्ट्री को बायोलॉजी के साथ बायोलॉजी के लिए प्रोड्यूस किया जा सकता है और बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग नहीं रहे हैं। अच्छा। तो आज की आप 1975 में जब जैविक हथियारों की हमने कन्वेंशन को साइन किया, 74 में साइन किया, 75 में लागू हुई, तब उस वक्त एक आर्टिकल 9 में ये एक प्रावधान था कि केमिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल्स का भी उसके अंदर जिक्र था। आज की स्थिति के अंदर
वो जिक्र काफ़ी सार्थक नज़र आता है। जब हम जैविक हथियार को और रासायनिक हथियारों की तुलना करते हैं तो केवल एक समस्या जो हमारे सामने दिखती है वो ये है कि जो नेशनल इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स हैं वो जैविक हथियारों के अंदर इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं जितने कि केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंतर्गत हैं। ठीक है, इस पर मैं और ज़्यादा आपसे राय लूंगी और समझूंगी। डॉक्टर राजीव नयन, थोड़ा सा अगर हम इसे लेकर हालिया के दिनों में चर्चा में है, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को लेकर भी हम समझना चाहें तो अब तक क्या बातें सामने आ पाई, किस किस देश ने इनका टेस्ट या फिर किस देश के खिलाफ किया गया, अब तक इस्तेमाल को लेकर क्या बातें हैं जो हमारे सामने हैं, दुनिया के सामने? देखिए, एक समय तो इसका काफ़ी इस्तेमाल किया था, विशेष करके आप जो रासायनिक हथियार की बात करते हैं। और जब रासायनिक हथियार जैसे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जिसे आज के दिन में हम जानते हैं और बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, ये दो संधियां हैं। लेकिन एक समय दोनों संधियों का एक साथ बातचीत हो रही थी कि दोनों को एक साथ हम लागू करें, मतलब एक संधि के अंदर दोनों रासायनिक और जो जैविक हथियार हो दोनों हो। लेकिन उस समय वियतनाम में अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा था। विलियम ऑरेंज नाम की एक रसायन हुआ करती थी जो उस समय इस्तेमाल होती थी। 1978 में आकर जो ईरान और इराक का युद्ध था उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया था। इराक के बारे में कहा जाता था कि इसने रासायनिक हथियार जमा कर रखे हैं और इस चलते माना जाता है कि प्रक्रिया इस संधि को लागू करने में बड़ी तेजी पकड़ी, क्योंकि उसके बाद अमेरिका को लगने लगा कि पूरे जो मिडिल ईस्ट उसे कहते हैं और हम लोग दक्षिण एशिया या जिसे कहें कि उत्तरी अफ्रीका कहें उस क्षेत्र को, भूभाग को, वहाँ पर रासायनिक हथियार बड़े पैमाने पर फैल गया है। तो इन सारे खतरों के चलते ये संधि आई। और देखिए, एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस लगते रहते हैं जिसका कभी कभी उनका वेरिफिकेशन नहीं होता, उसकी पुष्टि नहीं होती है। और इस पुष्टि अभी देखिए जो पिछले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज हुई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का, सीरिया के बारे में कस के हो रहा है कि सीरिया के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है। चाहे साथ साथ रूस के ऊपर आरोप लगा कि अपने जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जो अभी तत्काल नवाल्नी जो उनके लीडर हैं उनके खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया। साथ साथ मलेशिया के एयरपोर्ट पर अब विभिन्न तरह की आपको कई घटनाएं मिलते रहेंगी। कई संगठन जो है जो जिसको सरकारी संगठन इसकी सूची जारी करते हैं, लेकिन चूंकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं होने के चलते यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सचमुच इस्तेमाल हुआ या इसका एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन ही अभी चल रहा है। क्या सचमुच इसका अभी उपयोग है? क्या इसे उपयोग कोई राष्ट्र कर सकता है? निश्चित ही देखिए, इसको केमिकल वेपन्स को, रासायनिक हथियार जिसे हम कहते हैं, उसका बड़ा ही लो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट होता है। आप जाके चांदनी चौक से ले आ सकते हैं और उसके बाद आपके पास बहुत ही आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता बहुत कम होनी चाहिए। जैसे नर्व एजेंट से लेकर बहुत सारे इनकैपेसिटेंट्स कैटेगरीज में बांटा गया। हम जैसे जो नॉन साइंटिफिक पीपल हैं उनको समझने के लिए कई किताबें आई हैं, उसमें बताया गया कहाँ आपके दिमाग पर असर करेगा, कहाँ आपके छाती में असर करेगा, कहाँ आपके ब्लड के अंदर जाएगा, कहाँ नेटल एजेंट्स होंगे, कहाँ केवल आपको चुभेगा। तरह तरह के एजेंट्स हैं और इन एजेंट्स के पर अगर कौन सा आपके उपाय केमिकल एजेंट्स आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की मारक क्षमता हो सकती है। एक टेम्पररी इनकैपेसिटेंट्स में थोड़ी क्षणिक एक असर के साथ साथ एक मृत्यु तक दोनों पहुंचती है। इस पर जिसे कहते हैं कि वातावरण पर भी असर होता है, जीव जंतुओं पर भी असर होता है। तो एक इसे विध्वंसक हथियार के रूप में, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में इसे कहा जाता है। नरसंहार का यह हथियार तीनों है, केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर। जी हाँ, ये आपने तीनों का जिक्र कर दिया, इसी को लेकर मैं चाह रही थी। अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव, अगर आप एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, जैसे अब कहा कि जो नॉन साइंटिफिक पीपल हैं, जो ऐसे आम लोग हैं जिनको मोटे तौर पर जो जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार हैं उनमें भेद उतना आसानी से ना समझ में आता हो, तो आप कैसे समझाएंगे किस तरह से ये तीनों एक हैं या अलग हैं? और किसी भी देश के खिलाफ अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो कितने समय तक देखा जा सकता है? देखिए, ये तीनों अलग अलग हैं। एनबीसी हम इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर। न्यूक्लियर वॉरफेयर जो है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो देशों की है वो बहुत कम देशों के अंदर है। 5 सिक्योरिटी काउंसिल के जो कंट्रीज है वो हैं, उसके अलावा पाकिस्तान है, इंडिया है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। हालांकि बताया जाता है उनके पास अभी वेपन ग्रेड नहीं है,
इजराइल के पास भी शायद ये टेक्नोलॉजी है। तो ये बहुत कम देशों के अंदर है। मैं इसको आपको एक बिग पिक्चर के हिसाब से बताता हूँ। जी। किसी भी देश की सैन्य शक्ति जो होती है वो उसकी कन्वेंशनल वॉरफेयर की कैपेबिलिटी और साथ में उसकी एनबीसी कैपेबिलिटी के अंदर होता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और एक दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर है। जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इस वक्त, उनका मिलिट्री डेटरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट दूसरी स्टेट अगर लड़ाई करना चाहे, चाहे वो खुद न्यूक्लियर हो, तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होने का खतरा रहता है। इसलिए एक प्रकार का डिटरेंस है। लेकिन न्यूक्लियर और कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, इसके बीच की एक विंडो है। इस विंडो के अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, जैसे कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया है, ये भी है, बहुत घातक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के है। तो इस विंडो के अंदर कन्वेंशनल कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल और बायोलॉजिकल जो वॉरफेयर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। हालांकि इसके लिए कन्वेंशन है दोनों के लिए, लेकिन यूएन के का जो इस वक्त इन्होंने कन्वेंशंस किए हुए हैं उसको मानने के लिए सभी देश तैयार नहीं है। सभी देश किसी ना किसी तरीके से इन हथियारों को डेवलप भी कर रहे हैं और उनके पास इनकी स्टॉक पाइल भी है। तकरीबन 100 से ज़्यादा देश हैं जिनके पास ये केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार होने का अंदेशा है। और इसकी एक लूप होल है, वो है कि रियॉट कंट्रोल, जितना भी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी होती है, जिसमें आपने सुना हुआ टीयर गैस है या और कोई इसी प्रकार की बहुत ही लो लेवल की केमिकल्स हैं जो कि जो उग्र भीड़ होती है उसको डिस्पर्स करने के लिए आप करते हैं। उस विंडो के अंदर और भी दूसरे केमिकल एजेंट्स जो हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर कन्वेंशनल है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है और न्यूक्लियर वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज है वो पूरे देश की सैन्य शक्ति को जाहिर करती है। ठीक। अभी दूसरा सवाल होता है कि फौज के और मिलिट्री तरीके से इसका इस्तेमाल क्या है, खासतौर पर केमिकल और बायोलॉजिकल, क्योंकि एक ऐसी विंडो के अंदर है जिसके अंदर लिथैलिटी जो इसकी है वो सिर्फ व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट है, यानी कि ह्यूमंस के ऊपर है, फसलों के ऊपर है, एनिमल्स के ऊपर है। ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरह नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ गया तो उसमें हर एक चीज तबाह हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो जाएगा, आदमी भी तबाह हो जाएगा, जो भी उस इलाके के अंदर होगा हर एक चीज तबाह हो जाएगी। ऐसा चीज केमिकल और बायोलॉजिकल के अंदर नहीं है। इनका ज्योग्राफिकल जो स्पेयर है वो थोड़ा कम होता है और ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स को अपना टारगेट कर रहे हैं। इस हालत के अंदर एक जो देश जो डिफेंसिव है वो इसको इस्तेमाल उस वक्त कर सकता है जबकि उनको मालूम है कि उनकी हार होने वाली है। एज ए लास्ट रिसोर्ट दे कैन यूटिलाइज इट। और जो हमलावर देश है वो उसका इस्तेमाल उस हालत में कर सकता है कि उसने हमला तो कर दिया, लेकिन हमले का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है और एक डेस्परेट सिचुएशन है, समय बीतता चला जा रहा है। तो इस हालत के अंदर अपोनेंट की पॉलिटिकल विल को क्रश करने के लिए वो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को अगर हम अभी रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसमें अगर देखें 36 दिन हो गए हैं और रूस की जो मिलिट्री एम एंड ऑब्जेक्टिव है हमारे हिसाब से वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये एक स्टेज इज रेडी फॉर यूज ऑफ केमिकल वेपन, इफ नॉट यूज एटलीस्ट दे आर थ्रेटनिंग इट, कि उसकी थ्रेट दी जा रही है कि अगर हमारी बात यूक्रेन नहीं मानता है तो हम केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रही है यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज जी, इसके परिप्रेक्ष्य में भी समझूंगी मैं आपसे। डॉक्टर सुधांशु गुप्ता, जैसे अभी हमें लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव ने तमाम चीज़ें समझाई, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब हम जैविक हथियारों और हम केमिकल वेपन्स की बात कर रहे हैं, इसका असर कैसे पता लगता है? कितने दिन में ये बात सामने आती है कि हाँ, इन हथियारों का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ हो चुका है? देखिए, जहाँ तक केमिकल वेपन की बात है तो केमिकल वेपन में मैं आपके क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब केमिकल वेपन कन्वेंशन लागू हुई
29 अप्रैल 1997 को, तो हर देश को कहा गया कि वो अपनी घोषणा करे कि उसके पास कितने केमिकल वेपन हैं। जी। तो आज पूरा जो विश्व है उसमें 72,304 मीट्रिक टन घोषित किए गए, जिसमें आज तक 71,614 मीट्रिक टन 31 जनवरी 2022 तक नष्ट किए जा चुके हैं। तो जहाँ तक बात है केमिकल वेपन की, केवल एक कंट्री के पास अभी बाकी हैं जो कि उसने कमिट किया है कि वो 2023 के अंदर ख़त्म कर देगा। बाकी 72,304 में से जो बच गया क्वांटिटी, तो 99% डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अब दूसरी बात आपने मुझसे पूछी थी कि कितने दिन उनका इम्पैक्ट रहता है। देखिए, जो केमिकल वेपन है वो तो जो लोकलाइज होता है, जहाँ इम्पैक्ट होगा वहीं इम्पैक्ट रहता है। जैविक हथियार ऐसा है कि जो मल्टीप्लाई हो जाता है, चेन रिएक्शन होता है और जो एक से दूसरी जगह जा सकता है। इस स्थिति के अंदर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है कंपेयर टू केमिकल वेपन्स के। केमिकल वेपन्स से जो इंजरी जो होगी वो लोकलाइज रहती है, आसपास रहती है, एक दायरे में रहती है। लेकिन जो जैविक हथियार का जो एक्सटेंशन है या चेन रिएक्शन है वो बहुत दूर तक जा सकता है। जैसे आपने अभी शुरू में भी जिक्र किया कोविड के केस के अंदर, ये है या नहीं ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन बात ये है कि जैविक जो भी वायरस है या जो हम आज की तारीख में सार्स वायरस को भी जब हम देखते हैं तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें ज़रूरत है कि अपने देश के अंदर और पूरे विश्व में एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, ताकि इनके किसी भी ऐसे निर्माण को या किसी ऐसी चेष्टा को रोका जा सके। ठीक है, मैं जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है और जो जिम्मेदारी है उनमें हम कहाँ जाते दिख रहे हैं इस पर ज़रूर बात करूंगी, लेकिन एक चीज़ और डॉक्टर राजीव नयन समझना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारी जो छोटे छोटे पहलू हैं वो लगातार आप लोग हमें बता रहे हैं, लेकिन इसे लेकर एक बात कही जाती है कि तैनात रखना, रिजर्व रखना। जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती है तो ये बातें सामने आती है कि इतने न्यूक्लियर वेपन्स इस कंट्री ने रिजर्व रखे हुए हैं और इतने तैनात किए हुए हैं। क्या ये, और जिस तरह से भी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि तमाम कंट्रीज ये कह रही हैं कि उन्होंने केमिकल वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, तो ये कैसे एक विश्वास बने, जो सही जानकारी है वो कैसे सामने आए, और क्या इसको लेकर भी रिजर्व और तैनात रखने जैसी कोई स्थिति होती है? देखिए, इसमें बड़ा आपको एक इंस्पेक्शन सिस्टम कहा जाता है, वेरिफिकेशन सिस्टम जी, जो कि दोनों ट्रीटीज़ में है। कई बार कहा जाता है कि नहीं, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन में नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ट्रीटी को, हमारे पास ट्रीटी है, मेरे पास, उसमें आप पाएंगे कि उसमें भी है, इसमें है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की वास्तव में जब 83 में या 93 में जब ये आई थी, सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था, 92 में जब कंक्लूड हुआ था, 92 में, और जैसा अभी बताया गुप्ता साहब ने कि 97 में जब यह लागू हो गया, तो इसकी सबसे बड़ी प्रशंसा हुई थी कि इसके अंदर बड़ा ही एलाबोरेट, विस्तृत एक वेरिफिकेशन सिस्टम है। और इस सिस्टम के अंदर एक तो रूटीन इंस्पेक्शन की बात कही गई है, नॉर्मल जो आप जाकर अपने ही इंडस्ट्री का जाकर देखा सकते हैं क्या हो रहा है, अपने लैब्स में भी ज़्यादातर होता नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर आर्टिकल 9 के अंदर चैलेंज इंस्पेक्शन का प्रावधान है। मतलब कि कोई राष्ट्र आगे तो बातचीत करेगा, कंसल्टेशंस होगा, उस कहेगा कि भाई हमें थोड़ा सा अविश्वास है, आप इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जरा हमें बताइए। अगर वह सेटिस्फाइड नहीं है तो वह चैलेंज इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन दुखद बात यह है कि आज तक 97 जैसा भी बताया गया 97 से केमिकल वेपन्स कन्वेंशन लागू हो रखा है, लेकिन एक भी चैलेंज इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। अभी भी जो बाकी जो रूस के साथ भी सूचनाएं मांगी जा रही हैं, उसके अगेंस्ट भी चैलेंज इंस्पेक्शन की बात नहीं हुई है। तो एक तो यह बात है, 99% अभी केमिकल वेपन्स डिस्ट्रॉय हो गया है। 2 फैसिलिटीज़ में, वो भी अमेरिका जैसा भी बताया गया, अमेरिका में में अभी है केमिकल वेपन्स। वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टॉक पाइल था, थोड़ा मुश्किल है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए वो कई राजदूतों को, कई एक्सपर्ट्स को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, सबको ले जाकर दिखाते हैं कि हमारी ये प्रक्रिया चल रही है। तो वो बहुत गंभीर मसला नहीं है। असली मसला है कि जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, जैसे अभी बात कही गई, चाहे बाकी भी टेक्नोलॉजी, केमिकल वेपन्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है। एक समय इसे पुअर मैन्स एटम बॉम्ब कहा जाता था, कि जिसे कि आप जाकर आराम से इसे बना सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसे कब डिटेक्ट हो नहीं हो, ये देखिए सीरिया में हम देख रहे हैं। दोनों तरफ से, इधर से कहती है सीरियन सरकार, कहती है कि नहीं, वो जो वहाँ के इंसर्जेंट्स हैं, वहाँ के जो रिबल्स हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो OPCW ने, जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का सेक्रेटेरिएट है, उसने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि नहीं, एयरफोर्स से
इसका इस्तेमाल किया गया, जिस पर कि चुनौती दी गई है। तो अभी अभी उसको मान नहीं रही है, सीरियन सरकार मान नहीं रही है, ये अलग चीज़ है, उस पर अभी बहस चल रही है उसमें, लेकिन रपट आधिकारिक तौर पर रपट दे दी गई है। तो एक हो गया। बायोलॉजिकल वेपन्स का भी देखिए एक बहुत पुराना है। आज के दिन में कोई भी देश का सामने आकर नहीं कहता कि मैं हथियार चलाऊंगा या हाँ मैंने रख रखा है, लेकिन इसमें परमिटेड एक्टिविटीज जो होती है उसे एक लूपहोल्स कहा जा सकता है और वहीं पर इंस्पेक्शन की गुंजाइश होती है। वो एक्टिविटीज होती है जैसे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में भी है और बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन में भी है कि आपको रिसर्च करने के लिए अनुमति है, बाकी आप पीसफुल पर्पसेस के लिए है। और जो एक सबसे बड़ा जो उसमें एक लूपहोल जिसको कहा जाता है कि आप एंटीडोट या डिफेंसिव पर्पसेस के लिए आपको आज़ादी है। अब डिफेंसिव पर्पसेस इसको थोड़ी समझने की बात है। आप कोई भी बायोलॉजिकल हो या केमिकल वेपन्स का आप डिफेंसिव पर्पस एक फुल प्रूफ या गारंटीड कैसे तैयार करेंगे, अनटिल अनलेस को आप उसको टेस्ट करें। तो टेस्ट करने के नाम पर आप उस केमिकल्स को भी रख सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स को भी रख सकते हैं और आपको कोई यह चुनौती भी नहीं दे सकता है कि आपने वायलेशन किया है। तो ये है, ठीक है। अब जिसकी ताकत होती है कभी कभी वो अपनी बात मनवा लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखिए अमेरिका ने अपना अभी तक सबसे इकलौता देश है जिसने कि नहीं डिस्ट्रॉय किया है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाते। हम लोग अंदर एज एन NGO वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, OPCW में जब भी जाते हैं, लेकिन ठीक है बात सुन लेता है, किसी की हिम्मत नहीं कि सवाल करे। ईरान पर सवाल उठ जाते हैं लेकिन अमेरिका पर नहीं उठता है। तो ये हकीकत है अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अब इसे, लेकिन एक जो हम बाद में कहूँगा, जैसे बहुत पहले एक आर्म्स कंट्रोल एक्सपर्ट ने कहा था कि कानून से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है संस्कृति, पब्लिक ओपिनियन एक्सरसाइज। ये जो सारी ट्रीटीज होती हैं, ये सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ये कानूनन तो चलिए एक दबाव डालते ही हैं, उससे ज़्यादा है पब्लिक ओपिनियन एक्सरसाइज। टैबू बनाते हैं कि आप इसका इस्तेमाल मत करो। तो ठीक है, आप पर हो सकता है नॉन कॉम्प्लायंस पर कुछ एक्शन हो या ना हो, लेकिन एक आपकी भर्त्सना पूरे दुनिया में होगी, उससे ज़्यादा आज के दिन में लोग डरते हैं उससे। ठीक है। और लेफ्टिनेंट जनरल, आपने जो हालिया स्थिति है रूस और यूक्रेन युद्ध की, उस पर आप अपनी राय दे रहे थे। मैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आपसे समझना भी चाहूँगी कि क्या जो कोशिशें होनी चाहिए वो फिलहाल दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रासायनिक और जैविक हथियारों का खतरा लगातार बना हुआ है, और जो कोशिशें हैं वो किस दिशा में जाती दिख रही हैं, और विस्फोटक होने से और कैसे बचा जा सकता है। फिलहाल हालिया स्थिति पर आपके कमेंट। देखिए सर, मैं तो जिस प्रकार से इस स्थिति को रीड कर रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चली हुई है रूस की तरफ से भी और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भी, जिसके अंदर यूक्रेन भी शामिल है। सबसे पहले रूस ने बोला कि साहब यूक्रेन के पास केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और अमेरिका की हेल्प से ये लोग डेवलप कर रहे हैं, इनकी लैब्स हैं। और उन्होंने एक दो जगह मिसाइल्स भी फायर किए हैं, उन्होंने ये भी जस्टिफाई किया है कि ये उनकी लैब्स हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे हैं कि रूस की क्योंकि लड़ाई जिस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग करी थी, उस प्लानिंग के हिसाब से शायद नहीं चल रही है, उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव शायद वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और काफ़ी समय बीत चुका है। तो उनके हाथ से ये पूरी जो मिलिट्री कैंपेन है यूक्रेनियन की डिफेंस के सामने धीरे धीरे एक तरीके से स्लाइड कर रही है। उस हालत के अंदर US और वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे हैं कि इस हालत में हो सकता है कि रशिया केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करे। जी, तो एक प्रकार की थ्रेट है, और अगर खुदा ना खास्ता केमिकल वेपन्स किसी तरीके से इस्तेमाल भी होंगे, तो क्योंकि इन इलाकों से सूचना तो बाहर नहीं आ रही है, जो भी आ रहा है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, दोनों की तरफ से अपने अपने बयान वो देते हैं, और इस बात की मीन्स आप नहीं तय कर पाएंगे किसने इस्तेमाल, बिकॉज ये छोटे इलाके के अंदर इस्तेमाल होगा और किसने क्या किया वो नहीं समझने के बाहर है। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये एक्चुअली इस्तेमाल होगा, ये सिर्फ एक प्रकार का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, एक प्रकार का थ्रेट इन बीइंग। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल, माफ कीजिएगा, बहुत कम समय है, दोनों मेहमानों की राय और लूंगी। डॉक्टर राजीव नयन, फिलहाल कितनी स्थिति कितनी चिंताजनक, और क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर रासायनिक हमलों का इस्तेमाल हुआ तो धीरे धीरे हो सकता है वर्ल्ड वॉर की तरफ स्थिति चली जाए, तो फिलहाल हालिया जो स्थिति है उस पर आपके कमेंट। निश्चित ही जैसा आपने कहा कि स्थिति बिगड़ जाएगी, एस्केलेट कर जाएगी, तो रूस इस बात को समझता है, और उसने देखिए ऐसा नहीं कि ना ही केमिकल वेपन्स चलाने जा रहा है, ना ही वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने जा रहा है। आप जाकर जो आप मीडिया में हम देखते हैं, अभी जनरल साहब ने बात की इंफॉर्मेशन वारफेयर की,
उससे हटकर आप अगर उनके फॉरेन ऑफिस के आप रिलीजेस को देखेंगे तो पाएंगे कि एक बड़ी जिम्मेदार राष्ट्र की तरह वह बात कर रहा है, और वह कभी भी ऐसी बातें नहीं कर रहा है कि वह या तो रासायनिक हथियार चलाएगा या केमिकल और या न्यूक्लियर वेपन्स चलाएगा। तो हमें रूस की बात को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और देखिए वह जानता है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। छिपकर हो सकता है कोई अपोजिशन लीडर को पॉइजन कर दिया, न कर दिया हो, तो भाई अंदर की राजनीति होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब इसे इस्तेमाल करता है तो पूरे के पूरे जो लड़ाई को अलग ले जाएगा। और आप देख रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है, उसने पूरा री-स्ट्रेटेजाइज किया है, देखा कि जहां उसकी पराजय हो रही है, मुश्किलों में पड़ रहा है रूस, तो घट गया, वो ईस्टर्न एरिया में चला गया है, वो नहीं वहां पड़ा हुआ। डिस्परेशन की स्थिति हम उसे नहीं कहेंगे, वो रिकैलकुलेट कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है, और जहां अपनी ताकत के अनुसार उसे कंसेशंस मिलेगा। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। ठीक है डॉक्टर सुधांशु गुप्ता, जो विल पावर तमाम रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रतिबंधों को लेकर, इनके इस्तेमाल को लेकर होनी चाहिए, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि कोविड के बाद जैविक हथियारों की बात और अब रासायनिक हमलों को लेकर चेतावनी और खतरे, क्या आपको लग रहा है इसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं मंथन इस दौर के बाद शुरू होगा, और जो इंटरनेशनल विल हमें दिखनी चाहिए, आपको लग रहा है कि वो हाल में नजर आएगी हमें? देखिए, एक वेपन्स ऑफ, मेरे को पैनलिस्ट ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की थी जी। जब हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की ज़रूरत है आज की स्थिति के अंदर, चाहे वो जैविक हथियार हो चाहे रासायनिक हथियार हो। आज की स्थिति में दोनों ही हथियारों का दुरुपयोग होना, दोनों ही हथियारों का उपयोग होना हमारे लिए घातक हो सकता है। तो आज की ज़रूरत है समन्वय की और एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कि कोई भी राष्ट्र किसी भी जगह कभी भी केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन का उपयोग ना करे। बिल्कुल, और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधांशु गुप्ता आपका, डॉक्टर राजीव नयन आपका, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव आपका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज रासायनिक और जैविक हथियारों और इनकी उपयोग और प्रतिबंधों को लेकर चर्चा जाहिर तौर पर जोरों पर है, लेकिन सैकड़ों साल पहले 1675 में हुए स्ट्रॉसबर्ग समझौते के बाद से केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों को सीमित करने और उत्पादन पर रोक लगाने की कोशिशें तो लगातार जारी हैं, लेकिन ये हथियार बावजूद इसके भी आज भी दुनिया में हैं। जाहिर है अगर दुनिया भर के देश इसे लेकर सख्त रुख नहीं अपनाते और हर देश अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, तब तक इस पर चर्चाएं ऐसे ही होती रहेंगी। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।